क्या तुम्हें पता है कि आखिर क्यों एक नॉर्मल इंसान एक दिन सुबह को उठकर पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने के लिए निकल पड़ेगा? वो मल्टीवर्स जिसको बनाने में मार्वल को 15 साल का वक्त लग गया। वो मल्टीवर्स जिसमें थॉर और कैप्टन मार्वल जैसे लाखों पावरफुल कैरेक्टर्स के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, जिनकी फ्री विल को प्रोटेक्ट कर रहा है लोकी, वो भी गॉड ऑफ स्टोरीज की फॉर्म में। और आखिर कैसे ये सब कनेक्ट हो रहा है अवेंजर्स एंड गेम और कैप्टन अमेरिका से, इन सभी चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे, जिसके लिए तुम्हें सिर्फ इस वीडियो को लाइक करके एंड तक बने रहना होगा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ओमनिवर्स गाइड। और आज इस वीडियो की कहानी हम एंड गेम की स्टोरी के आगे से स्टार्ट करेंगे, जहां हमें सबसे पहले टाइम हाइस्ट या डकैती के बारे में बताया गया, जिसका सबसे मेजर डकैत कैप्टन अमेरिका थैनोस को हराने के बाद इन्फिनिटी स्टोन्स को पास्ट में लौटाकर पैगी कार्टर के साथ पास्ट में ही रुक गया। और हम सब ने सोचा कि ये सब कुछ ठीक हो गया, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर तुम्हें एंशिएंट वन और हल की कन्वर्सेशन याद हो तो वहाँ बताया गया था कि पास्ट में की गई छेड़खानी से फ्यूचर चेंज नहीं होता, बल्कि एक ब्रांच टाइमलाइन बन जाती है। और ये कंसेप्ट लोकी की फ्री विल वाले कंसेप्ट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि लोकी उस फ्री विल को प्रोटेक्ट कर रहा है जो किसी भी कैरेक्टर के इंडिविजुअल चॉइस की पॉसिबिलिटीज से बनती है, ना कि वो जो तुम पास्ट में छेड़खानी करके क्रिएट कर रहे हो। और अवेंजर्स एंड गेम के एंड में हमने मान लिया कि कैप्टन अमेरिका के स्टोन्स रिटर्न करने से वो सभी ब्रांच टाइमलाइन खत्म हो गई होंगी, बट 2012 की अवेंजर्स वाली टाइमलाइन इतनी सिंपल भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ एंडमैन ने टोनी को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दिया था और स्टीव रॉजर्स ने अपने पास्ट वेरिएंट को बकी के बारे में बताया था। ये दोनों इवेंट्स इन कैरेक्टर्स की जर्नी को एक कंप्लीट यूटर्न देने के लिए काफ़ी थे, जिससे एक ऐसी टाइमलाइन बनती जहां अब अवेंजर्स का नाम और निशान नहीं है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका अब बकी को बचाने के लिए कैप्टन हाइड्रा बन चुका था, जिसने शील्ड को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए हाइड्रा का साथ दिया। और टोनी का हार्ट इस नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद आयरन मैन आर्मर को सस्टेन नहीं कर सकता था, जिसका फायदा उठाता है डॉक्टर डूम। कॉमिक्स की इस बॉडी स्वैप वाली स्टोरी की तरह विक्टर वॉन डूम टोनी के साथ बॉडी स्वैप करके उसकी गुडविल का फायदा उठा रहा था, जहां ये टेसरेक्ट और इन्फिनिटी स्टोन्स की नॉलेज को अपने मैजिक के साथ इंटीग्रेट करके हेल का दरवाजा खोल देता है, ताकि वो अपनी माँ की सोल को मेफिस्टो की कैद से छुड़ा सके। डॉक्टर डूम की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी में डॉक्टर डूम की माँ ने मेफिस्टो के साथ एक डील की थी, ताकि वो अपनी ट्राइब के बच्चों को एक प्लेग से बचा सके। बट मेफिस्टो बीइंग मेफिस्टो अपने हरामीपन के चलते उन सभी बच्चों को मार देता है और इसकी माँ की सोल को भी अपने साथ हेल में ट्रैप कर लेता है, जिसके बाद उन बच्चों की मौत का ब्लेम विक्टर वॉन डूम और उसकी माँ पर आता है। इस इंसिडेंट का जिक्र मोबियस ने भी लोकी के सीजन 2 में किया था, जहां वो बताता है कि कैसे ब्लैक सी के पास एक 8 साल के लड़के ने 8000 लोगों को मार दिया। ऑल्दो ये पूरी स्टोरी मैंने अलग से डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी वाली वीडियो में कवर कर रखी है, बट अगर मैं स्टोरी पर वापस आऊँ तो डॉक्टर डूम हेल में पहुंचने के बाद भी मेफिस्टो को नहीं मार पाता, और सिर्फ एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स मेफिस्टो से हारने के बाद भी डॉक्टर डूम हार नहीं मानता। वो अपने आर्मर को और भी ज़्यादा लेटेस्ट टेक से अपग्रेड करता है, और तो और मिस्टिकल आर्ट्स के साथ साथ विचक्राफ्ट जैसे और भी काफ़ी फॉरबिडन मैजिक को सीखता है। बट इसे सक्सेस मिलनी शुरू होती है जब ये सुप्रीम स्ट्रेंज की तरह पावरफुल क्रीचर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके बाद डॉक्टर डूम के अटैक्स मेफिस्टो पे असर तो करते हैं, बट ये डूम का पर्पस फुलफिल करने के लिए काफ़ी नहीं थे, जिसके लिए डॉक्टर डूम अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स जैसे कि थॉर और कैप्टन मार्वल की पावर्स को एब्जॉर्ब करके अपने सूट में इंटीग्रेट कर लेता है, जिसके बाद डूम अब इतना पावरफुल बन चुका था कि मेफिस्टो भी इसके साथ एक बार्गेन करता है, जिसमें ये इसकी माँ की सोल को वापस एक बॉडी प्रोवाइड करके लौटा देता है। बट मेफिस्टो की कोई भी डील ऐसी नहीं होती जिससे कि मेफिस्टो को ही नुकसान हो, क्योंकि इस डील के बाद मेफिस्टो इस ब्रांच टाइमलाइन से जुड़ा हुआ आखिरी लिंक भी तोड़ देता है और हेल में अपने थ्रोन पर बैठकर इस टाइमलाइन और डॉक्टर डूम की बर्बादी एंजॉय करता है, क्योंकि डॉक्टर डूम के पास अब सब कुछ था और कभी कभी सब कुछ पा लेना ही तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाता है। डॉक्टर डूम एक गॉड की इमेंस पावर को अपनी ह्यूमन बॉडी में कंटेन करने की कोशिश कर रहा था, जो इसके चेहरे के साथ साथ पूरी बॉडी को जला देता है, जिससे इसका आर्मर भी इसको नहीं बचा पाता। जैसे कि इतना काफी नहीं था, इतनी इमेंस पावर कंसंट्रेशन के चलते कैंग पावर डायनेमिक्स के डर के कारण टीवे की हेल्प से इस पूरी ब्रांच टाइमलाइन को प्रून कर देता है और
डॉक्टर डूम ग्रीन फ्लेम्स में जलता हुआ वॉइड में आ गिरता है, जहां हर किसी का बस एक ही ऑब्जेक्टिव था, सर्वाइवर। और वहां ये डूम जो हेल के रूलर मेफिस्टो तक को अपने घुटनों पर ला चुका था, सिर्फ एक हाथ के मैजिकल स्पेल से अलायत को एन्चांट कर लेता है, जिसके बाद लोकी सीजन 1 के फिनाले की तरह वहां सिटाडेल ऑफ टाइम का रास्ता खुल जाता है। बट डूम अब पूरी तरह से जल चुका था और दर्द के कारण अब उसका हिलना भी बंद हो चुका था। बट अलायत को पूरी तरह से निपटाने के बाद वॉइड के वेरिएंट्स डूम को पूजने लगते हैं, जिसकी ग्रीन फ्लेम्स को क्रिस इवांस वाले जॉनी स्टॉर्म ने एब्जॉर्ब करके शांत किया और वो सभी वेरिएंट्स मिलकर डूम को टाइम के एंड पर बने सिटाडेल में ले गए, जहां डॉक्टर डूम कुछ दिन आराम करने के बाद एक बार फिर से चलने लगा। बट उसके चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी और बाकी की बॉडी में काफ़ी सारे वुंड्स थे जो इसे बार बार इसकी हार याद दिला रहे थे। पर फिर भी डूम को सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का था कि वो जीत के भी हार गया। अब ना तो उसके पास उसकी माँ थी जिन्हें इसने मेफिस्टो को हराकर एक नई जिंदगी दी थी, और ना ही वो पावर्स जिसकी हेल्प से इसने मेफिस्टो और अलायत जैसे बीइंग्स को हराया था, और ना ही वो दुनिया जिस पर ये रूल किया करता था। अगर कुछ था तो मार्वल के सभी सुपर हीरो वेरिएंट्स का एक साम्राज्य, और साथ ही हू रिमेन्स की डेड बॉडी, जिसके हाथ पर अभी भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसका डॉक्टर डूम तक को अंदाजा नहीं था। इतने सालों तक साइंस और मैजिक को इतने हाई लेवल पर यूज करने के बाद डॉक्टर डूम को कुछ ऐसा मिला जिसे वो पूरी तरह से अनजान था। डॉक्टर डूम ने उस डिवाइस के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, और टाइम के साथ साथ उसको एनालाइज करने पर डूम को मल्टीवर्सल वॉर, ही हू रिमेन्स, इनकर्जन्स और उससे भी ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स का पता चला। अब धीरे धीरे उसके चेहरे की पट्टियाँ हटने लगी थी और उसके स्कार्स अपना ब्लैक पिगमेंट खोते जा रहे थे। बट वो अब भी अपने चेहरे को इस हाल में नहीं देख सकता था, जिसके लिए उसने अपने मास्क को परमानेंटली अपने फेस के साथ अटैच कर लिया। हालांकि उसकी गॉडली पावर्स अब उसका साथ छोड़ चुकी थी, बट वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग डूम अभी भी भूल नहीं पा रहा था। वो ही हू रिमेन्स वाले टाइम पैड के साथ और टाइम बिताने लगा और भी मल्टीवर्सल बीइंग्स और आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करने लगा। और एक दिन उसे सीक्रेट टाइमलाइन के बारे में पता चला कि कैसे एक यूनिवर्स को बचाने के लिए उसकी पूरी टाइमलाइन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसमें उसने तीसरी बार अपनी माँ को मरते हुए देखा। और ये विजुअल काफ़ी था डॉक्टर डूम को एक बार फिर से गुस्सा दिलाने के लिए, जिससे वो सभी पावर्स जो अलायत को एन्चांट करके रखी हुई थी एक बार फिर से डॉक्टर डूम की बॉडी में समा गई, जिससे उसका आर्मर मेल्ट होकर डॉक्टर डूम की बॉडी के साथ फ्यूज हो गया और वॉइड के सिटाडेल ऑफ टाइम के सामने एक रियलिटी ब्रेक होने लगी, जिससे निकलने वाली लाइटनिंग वहाँ के वेरिएंट्स को एक एक करके मार रही थी। बट डूम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधा रियलिटी के उस टीयर को पार करके पहुंचता है लोकी के सामने, जो सभी टाइमलाइंस को पकड़कर अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था। इतने टाइम में पहली बार किसी और को अपने सामने देखकर लोकी पूरी तरह से हैरान था। बट डॉक्टर डूम आते ही उन ब्रांचेस को काटने लगता है। डॉक्टर डूम ने एक बार फिर से उन गॉडली पावर्स को अपने अंदर समन किया था, बट उसकी बॉडी अभी भी उन्हें सस्टेन नहीं कर पा रही थी। और इस दौरान वो ब्रांचेस एक एक करके ग्लो करने लगती हैं, जिनमें से एक को डॉक्टर डूम उठाने ही वाला था, बट उससे पहले ही वो ब्रांच डूम की कलाई के अराउंड रैप होकर एक रिंग का फॉर्म ले लेती है, जिसके अंदर से ग्लो होने वाली ऑरेंज लाइट अब ग्रीन होने लगी थी। और स्टार्टिंग में जो कटी हुई ब्रांचेस ग्लो कर रही थी, ठीक वैसे ही लोकी के हाथों से निकलने वाली सभी ब्रांचेस सेम सिंक में ग्लो करने लगती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने शैंग-ची की पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। ये सिग्नल था उन सभी टाइमलाइंस के लिए जो बता रहा था कि मल्टीवर्स अब एक खतरे में है। बट दूसरी तरफ सिर्फ एक रिंग को पहनते ही डॉक्टर डूम की बॉडी कुछ हद तक हील हो जाती है, क्योंकि ये रिंग उस गॉडली पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके सस्टेन कर लेती है। ये देखते ही डॉक्टर डूम जैसे ही दूसरी टूटी हुई ब्रांच की तरफ बढ़ता है, वो टूटी हुई ब्रांच बहुत ही तेजी से एक बार फिर से लोकी की ट्री से जाकर अटैच हो जाती है। ये देखने के बाद डॉक्टर डूम एक बार फिर से लोकी की तरफ मुड़ता है। लोकी बोलता है, I have given them free will. They will only expand in whatever direction they want. You cannot just force them to bend according to your desires. डॉक्टर डूम कहता है, You are not as dumb as your brother says. लोकी हैरान होकर बोलता है, थॉर। इतने में डॉक्टर डूम थॉर की पावर्स यूज करके लोकी को एक लाइटनिंग ब्लास्ट से हिट कर देता है और कहता है, They all will either die in order to fulfill someone's glorious purpose, or
waste themselves in an incursion. No matter what you do, either give them the shape of your tree or a loom, because I have seen the end of it. They are all destined to die, like my word. But if I have a chance to save at least one, तो फिर मेरा वाला क्यों नहीं? लोकी ये सब अपने थ्रोन पर बैठे हुए सुन रहा था, बट फ्री विल के लिए अपने सेक्रीफाइस के कारण ये उन ब्रांचेस को छोड़कर डूम का सामना भी नहीं कर सकता था। लोकी एक एक करके डूम के अटैक्स को सहन कर रहा था, बट अपनी लिमिट्स रीच करने के बाद लोकी कहता है, सो दिस इज हाउ इट एंड्स ब्रदर। इतना बोलते ही टाइमलाइन की ब्रांचेस एक एक करके फ्रेगमेंट्स में गिरने लगती हैं। डूम बहुत सारी ब्रांचेस को अपने सूट के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है, बट उसमें से एक भी काम नहीं करती। उल्टा वो ब्रांचेस एक दूसरे से टकराकर डिसइंटीग्रेट होने लगती हैं, जिससे रेट ऑफ इनकर्जन बढ़ जाता है और मार्वल मल्टीवर्स के सुपर हीरोज अपनी अर्थ को बचाने के लिए दूसरी अर्थ को जाकर खत्म करने लगते हैं और एक बार फिर से मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाती है, जिसके ग्लिम्स डूम ने पहले ही कैंग के टाइम पैड में देखे थे। इतनी सारी ब्रांचेस के एक साथ डिस्ट्रॉय होने के कारण डूम की रिस्ट से वो रिंग एक बार फिर से अपने ओरिजिनल ब्रांच से जा मिलती है, मानो उसे एक बार फिर से फ्री विल मिल गई हो। जिसके बाद डॉक्टर डूम उस ब्रांच से एसोसिएटेड टाइमलाइन में ट्रैवल करके पहुंच जाता है यूनिवर्स 828 में और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को मिलकर इसे पता चलता है एंकर बीइंग के बारे में। एक एंकर बीइंग ही पूरी टाइमलाइन को एक फ्री विल प्रोवाइड करता है। डूम ये समझ चुका था उन रिंग्स को फिर से पहनने के लिए डॉक्टर डूम को पहले एक एक करके एंकर बीइंग्स को मारना पड़ेगा या उन्हें अपने साथ आने के लिए मनाना पड़ेगा। बट सू स्टॉर्म को देखकर डॉक्टर डूम इस यूनिवर्स को खत्म नहीं करना चाहता था, बट इस जले हुए चेहरे के साथ वो सू स्टॉर्म के सामने भी नहीं आना चाहता था। इसीलिए वो बाकी के यूनिवर्स को कॉन्कर करके उनके एंकर बीइंग की हेल्प से खुद के चेहरे को ठीक करना चाहता था। और सिर्फ कुछ ही रिंग्स को कलेक्ट करने के बाद डॉक्टर डूम को वो कैंग के टाइम पैड वाले ग्लिम्सेस याद आते हैं कि कैसे वो मल्टीवर्स को उस एंड की तरफ ले जा रहा है जिसके आखिरी में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि बियॉन्डर्स ने पहले ही ब्रांचेस के लिए एक लिमिट सेट कर रखी है, जिसमें या तो एक ही टाइम ब्रांच इन्फिनाइट लेंथ तक ग्रो कर सकती है या फिर इन्फिनाइट टाइम ब्रांचेस एक सर्टेन लेंथ तक ग्रो कर सकती हैं, जो फर्दर एक्सपेंशन के साथ कम होती जाएंगी। जिससे बचने के लिए डॉक्टर डूम ने वॉइड को बैटल वर्ल्ड बनाकर वन वर्ल्ड अंडर डूम का प्लान बनाया, ताकि बैटल वर्ल्ड को वो सभी यूनिवर्स का एक कोहेसिव इकोसिस्टम बना पाए। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सेक्रेट टाइमलाइन, जिसकी एक ब्रांच टाइमलाइन को डॉक्टर डूम बिलोंग करता था और कैंग ने इसको इतने सारे ब्रांच टाइमलाइन से कोट करके प्रोटेक्ट कर रखा था, जिसमें मैग्नीटो, एक्समैन, इल्यूमिनाटी और भी मार्वल यूनिवर्स के पावरफुल बीइंग रहते थे। और इसके सेंटर में स्टीव रॉजर्स पैगी कार्टर के साथ अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा था, जिसके टाइम ट्रेवल के रूल को ब्रेक करने के कारण डॉक्टर डूम ने दूसरी बार अपनी माँ को खोया था। आई होप कि इस थ्योरी से आपको डॉक्टर डूम का पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के पीछे का लॉजिक समझ आया होगा। और अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई हो या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जो इस सब से रिलेटेड हो, तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। बाकी यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो बनता है। बाय।